हेलो प्यारे बच्चों। तो कैसे हो आप सब। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आज की इस वीडियो में। और आज की ये एक स्पेशल और मोस्ट कमेंटेड डिमांडेड वीडियो क्लास 11th का आपका हिंदी का जो सब्जेक्ट है बच्चों, हिंदी इलेक्टिव, ठीक है, जिसे आप हिंदी ऐच्छिक भी कहते हैं। तो इसी के एनुअल यानी कि फाइनल एग्जाम 2025-26 के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। जी हाँ बच्चों, क्योंकि जैसा कि आप सभी को पता है कि 17 फरवरी 2026 को मॉर्निंग शिफ्ट के बच्चों का और 18 फरवरी 2026 को इवनिंग शिफ्ट के बच्चों का आपका हिंदी का जो फाइनल एग्जाम है ये होने वाला है। और आपके 17 तारीख और 18 तारीख के पेपर के लिए हम लोग अपना सबसे पहला और मोस्ट इंपॉर्टेंट जो सैंपल पेपर है ना, विद सॉल्यूशन, इसी को डिस्कस कर रहे थे, ठीक है, जिसके पार्ट 1 की वीडियो ऑलरेडी हमने अपलोड कर दी है। अब जो हमारी ये आज की वीडियो है ये इसी के पार्ट 2 की रहने वाली है, ठीक है। अब देखो, ये जो हमारी पार्ट 2 की वीडियो है ना, इसके अंदर हम क्या डिस्कस करेंगे पहले वो देख लो। इस पार्ट 2 की वीडियो के अंदर हम लोग अपने इस पेपर का जो खंड नंबर का है, खंड नंबर का यानी कि अंतरा भाग 1 और अंतराल भाग 1, ठीक है, बुक नंबर 1 बुक नंबर 2, आपकी ये जो दोनों ही बुक्स हैं, ठीक है, इन दोनों ही बुक्स के हम लोग मोस्ट इंपॉर्टेंट, सिलेक्टेड और रिपीटेड क्वेश्चंस को इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है, जिसके आपके फाइनल के एग्जाम में डिट्टो भी रिपीट होने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, क्योंकि सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं, सिलेक्टेड हैं, रिपीटेड हैं और हर साल जो पेपर में आते हैं वैसे क्वेश्चंस हैं, ठीक है। तो आपके लिए ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और एक ज़रूरी सूचना आपको मैं फिर से बता दूं, हम आपके हिंदी के लिए कम से कम 10 सैम्पल पेपर सॉल्व कर रहे हैं। तो यहाँ पे आई बटन में आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी जिसमें सारे सैंपल पेपर्स की वीडियोस मिल जाएंगी, तो जाके जरूर से देख लेना, कोई वीडियो अगर मिस हो जाती है तो। बाकी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करके आप हमारा मोटिवेशन बढ़ा सकते हैं, शेयर करेंगे तो और अच्छा रहेगा और बच्चों तक पहुंचेगी। आप चाहें तो हमें इंस्टा पे फॉलो कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट कर देना और टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन करना, ठीक है। तो चलो बच्चों, शुरुआत करते हैं अपने पेपर 1 के पार्ट 2 की वीडियो को। तैयार हो बच्चों, जल्दी बोलो, आर यू रेडी। तो चलिए शुरू करेंगे। ओके, तो फाइनली प्यारे बच्चों, यहाँ पे आप देख सकते हैं आज की इस वीडियो का और इस पेपर का आखिरी खंड है, खंड नंबर का पाठ्य पुस्तक अंतरा और अंतराल पर आधारित आपका ये खंड रहने वाला है, ठीक है। अब ध्यान से समझिए, क्वेश्चन नंबर आपका जो 8वां रहेगा, इसमें क्या कहा गया है, निम्नलिखित पठित पद्यांश, पद्यांश का मतलब हो गया कि आपने जो कविताएं पढ़ी हैं, जिसे हम काव्यांश भी कह सकते हैं, ठीक है, इससे संबंधित आपसे बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जाएंगे, जिससे आपको उसको चुनकर आंसर देने हैं। 5 MCQs होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखेंगे ये जो कविता दी गई है, ये कविता का नाम है आपका जाग तुझको दूर जाना, ठीक है, ये आपका कविता का नाम है। तो चलिए इसे पढ़ लेते हैं। चिर सजग आंखें उनींदी आज कैसा व्यस्त बाना, जाग तुझको दूर जाना। अचल हिमगिरी के हृदय में आज चाहे कंप होले, या प्रलय के आंसू में मौन अलसित व्योम रोले। आज भी आलोक को डोले तिमिर की घोर छाया, जाग विद्युत शिखाओं में निठुर तूफान बोले। पर तुझे है नाथ पश पर चिन्ह अपने छोड़ आना, जाग तुझको दूर जाना। आगे महादेवी वर्मा जी कहती हैं, बांध लेंगे क्या तुझे ये मोम के बंधन संजीले, पंथ की बाधा बनेंगे तितलियों के पर रंगीले। सांसारिक मोह बंधन की बात की जा रही है। विश्व का क्रंदन भुला देगी मधुप की मधुर गुनगुन, क्या डुबा देंगे तुझे ये फूल के दल ओस गीले। तूने अपनी चाह को अपने लिए है कारा बनाना, जाग तुझको दूर जाना, ठीक है। अब इससे संबंधित जो क्वेश्चंस है ना MCQ वाले, इनको बड़े ध्यान से समझो। पहला MCQ का क्वेश्चन है बच्चों, जाग तुझको दूर जाना, ये एक तरह का गीत है, तो ये किससे संबंधित है बच्चों। तो इस गीत में, जाग तुझको दूर जाना में, जीवन संघर्ष के पथ पर अग्रसर पथिक को दर्शाता है, ठीक है। इसमें क्या है कि जीवन में जो व्यक्ति संघर्ष के पथ पर आगे बढ़ रहा है उसको यहां पे बताया गया है। इसके अलावा आराध्य की प्राप्ति के लिए व्यग्र भक्त को यहां पे दर्शाया गया, यानी कि जो आपका लक्ष्य है उसके प्रति जो भी व्यक्ति एकदम बिना किसी मोह माया के, बिना किसी बंधन के अपने उसे पाने के लिए एकदम आगे बढ़ता रहता है, ऐसे व्यक्ति, ऐसे भक्त को यहाँ पे बताया गया है।
तो क्या होगा बच्चों, का वाला और खा वाला दोनों बातें हमारी सही हैं। ठीक है, अब एक चीज को और गौर से सुनो, जो हमारा ये दूसरा क्वेश्चन है ना, इसमें आपके 4 एमसीक्यू कंप्लीट हो जाएंगे इस कविता के। देखो क्या कहा गया है, काव्यांश के अनुसार निम्नलिखित कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़िए। तो पहला कथन क्या कहता है कि कवित्री ने मोम के बंधन सभी बंधनों को कहा है। ठीक है, अभी हमने पढ़ी थी ना ये लाइन कि बांध लेंगे क्या तुझे ये मोम के बंधन संजीले, पंथ की बाधा बनेंगे तितलियों के परंगीले। तो ये जो मोम के बंधन है ये क्या है, ये जितने भी सांसारिक संबंध है उसको बताया गया है। ठीक है, मोम के बंधन संजीले, इसका क्या आशय है, जो भी सांसारिक आकर्षण है, फिर चाहे वो स्त्री पुरुष, फिर चाहे वो किसी प्रकार का धन संपत्ति घर खाना वॉटएवर जो भी हो सांसारिक आकर्षण, उसे बताया गया। कवित्री इस कविता में युवाओं को संबोधित कर रही है। तो पूछा जा सकता है किसे संबोधित किया जा रहा है, युवाओं को, यूथ को यहाँ पे संबोधित किया जा रहा है। अंगार शैया से कवित्री का आशय जीवन ही चुनौतियों से, ऐसा कहा गया। ठीक है, अभी अभी हमने एक यहाँ पे लाइन पढ़ी है, ये देखो, अंगार शैया, एक सेकेंड, अच्छा ये आपकी कविता में है दरअसल। तो अंगार शैया जो है ना, इसका क्या मतलब है कि हमारा जो जीवन है वो चुनौतियों से भरा हुआ है। तो सारी बातें कैसी हैं, बिल्कुल सही। तो पहला दूसरा तीसरा और चौथा सारी बातें बिल्कुल सही हैं। ठीक, अब देखो बच्चों अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, जाग तुझको दूर जाना कविता किस आंदोलन से प्रेरित है। तो ये कविता बच्चों किस आंदोलन से प्रेरित है, फटाफट से सोचिए क्या आंसर होगा इसका। क्या आपके पूरे हिंदी में कहीं पे भी चिपको आंदोलन का वर्णन आया है, मजदूर आंदोलन, किसान आंदोलन, ये तो पॉलिटिकल हिस्ट्री में भी नहीं है ना। तो किसका है बच्चों, स्वाधीनता आंदोलन, है ना, किसकी, स्वाधीनता आंदोलन की। चौथा क्वेश्चन, कवित्री महादेवी जी ने आगे बढ़ने में किन किन रुकावटों को बताया गया है, यानी कि आप अपने लक्ष्य को प्राप्त करते हैं या फिर स्वाधीनता आंदोलन में आगे बढ़ते हैं तो कौन कौन सी रुकावटें आती हैं आपके सामने। पहली रुकावट आती है हिमालय का कंपन, फिर घोर अंधकार और आकाश का प्रलय, सब कुछ आता है। ठीक है, सारी की सारी रुकावटें आती हैं, मतलब कि उपरोक्त सभी हमारा सही है। ठीक है, अब देखो बच्चों, जो हमारा ये 5वां प्रश्न है, ये एक ऐसा प्रश्न है जो आपके शब्दार्थ होते हैं ना, ठीक है, शब्दार्थ उससे लिया गया है। तो बड़े ध्यान से समझिए। देखिए सबसे पहली ही लाइन में हमने व्यस्त बाना पढ़ा। व्यस्त बाना का क्या मतलब होता है, इसका मतलब होता है बिखरा या फिर अस्त व्यस्त होना। अब कारा वर्ड हमने पढ़ा, कारा का मतलब क्या होता है, बंधन होना किसी प्रकार का या फिर किसी प्रकार की कैद में होना। सजग का काम, सजग मतलब क्या होता है, सावधान। उनीनी का मतलब होता है नींद से भरी हुई। ठीक है, तो व्यस्तवाना, कारा, सजग, उनींदी सबके शब्दार्थ सही हैं। ठीक है, तो इनमें से किसी एक का भी आपसे पेपर में पूछा जा सकता है, तो बड़े ध्यान से इसको समझ लें और आसानी से इसको देख भी सकते हैं। ठीक है, चलिए, तो हमारा ये क्वेश्चन हो गया। अब आपसे 8वां तो हो गया, अब आता है हमारा अगला क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9। आगे बढ़ते हैं, तो अब है हमारा क्वेश्चन नंबर 9। इसमें पूछा गया है काव्य खंड पर आधारित निम्नलिखित 4 प्रश्नों में से इन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर लिखिए लगभग 40 शब्दों में। देखो बच्चों, पेपर में पता है क्या होगा, पेपर में आपसे कहा जाएगा कि 3 में से इन्हीं 2 के आंसर लिखने, लेकिन मैंने 4 पता है क्यों लिया है, ताकि एक क्वेश्चन और एक्स्ट्रा मैं समझा सकूं आपको, ताकि प्रिपरेशन आपकी और भी अच्छी बने। ठीक है, तो चलो इन 4 में से हम किन्हीं 2 का उत्तर देते हैं। ना 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 ना, मैं तो आपको 4 समझाऊंगा। ठीक है, क्योंकि पेपर में तो कोई सा भी आ सकता है। चलो देखो, ओके, तो चलिए बच्चों फटाफट से समझते हैं सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को। देखो सबसे पहला जो हमारा क्वेश्चन है ना, इससे आप अपने आप से भी रिलेट कर पाओगे रियल वर्ल्ड से। कैसे, देखो, खेल में रूठने वाले साथी के साथ सब क्यों नहीं खेलना चाहते, सूरदास के अनुसार बताइए। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए आप ना कोई एक खेल खेल रहे हो, एग्जाम्पल के लिए आप क्रिकेट खेल रहे हो। ठीक है, आपने 2-3 घंटे तक खूब बॉलिंग की है, खूब फील्डिंग की है, और जैसे ही आपकी बैटिंग का टाइम आया, ठीक है, सामने वाली टीम के किसी 2-4 बंदों ने क्या बोला कि भाई हम नहीं खेल रहे, हम फील्डिंग नहीं करेंगे, हम बॉलिंग नहीं करेंगे, है ना। अब वो रूट के साइड में बैठ गए, तो अब इससे क्या होगा, पूरा खेल बिगड़ जाएगा। आप कभी उसके साथ में खेलोगे नहीं, तो वही बताना है हमें। तो चलो, लेकिन सूरदास के अनुसार बताना है। ठीक है,
तो देखिए सूरदास के अनुसार, सूरदास जी कहते हैं कि कोई भी खेल हो उसमें समानता का भाव होता है। कोई भी जाति, धर्म, भाषा, किसी भी रंग, मोटा पतला, ऐसा कोई भी भेदभाव नहीं होता है, सब समान होते हैं। इसीलिए जब कोई खेल में रूठ जाता है ना, तो उस साथी के साथ में कोई भी नहीं खेलना चाहता। क्यों? क्योंकि वो एक तो खेल में हार भी गया, अब हार के गुस्सा होके दूसरों को खेलने का अवसर भी नहीं देता, हार गया है, अब किसी को दांव भी नहीं दे रहा है। खेल में कोई हारता है तो कोई जीतता है। हारने वाले या फिर गुस्सा हुए खिलाड़ी दांव नहीं देना चाहते हैं, तो इससे क्या होता है, पूरा खेल ही बिगड़ जाता है। जैसे आपको मैंने क्रिकेट का एग्जांपल दिया, पूरा खेल बिगड़ जाएगा फिर उससे, तो है ना। ये चीजें होती हैं, बस इसी तरीके से लिखना था आपको। चलो अब आता है सेकंड क्वेश्चन, बहुत अच्छा प्रश्न है। सपना कविता के अनुसार स्वप्न में नायिका की प्रसन्नता का क्या कारण था, उसकी प्रसन्नता क्यों खो गई। तो बच्चों, जो सपना कविता है ना, इसमें नायिका क्यों भाई खुश थी और क्यों वो खुशी एकदम से दुख में बदल गई। तो देखो, नायिका ने स्वप्न में देखा, नायिका एक सुंदर से स्वर्णिम एक बेड, उस पे आराम से सो रही है, और उसी समय उससे एक स्वप्न आता है। क्या स्वप्न आता है कि सुखद वर्षा काल में उसके पूजनीय परम श्री कृष्ण उसके सम्मुख खड़े हैं और उससे झूला झूलने का आग्रह कर रहे हैं। कृष्ण जी कह रहे हैं कि हे सखी, आओ मेरे साथ झूला झूलो। नायिका इस प्रकार कृष्ण से मिलन के सुख के कारण प्रसन्नता से फूली नहीं समा रही थी। ठीक है, कृष्ण जी के इस तरीके के आग्रह को देखकर नायिका फूली नहीं समा रही थी। ठीक है, जैसे ही नायिका झूला झूलने के लिए उठी, ठीक है, उसे लगा कि वो सपने में उठ रही है, लेकिन उसकी नींद असलियत में टूट जाती है। ठीक है, और जैसे ही नींद टूटी तो ना उसकी आंखों के आगे घन थे, ना ही घनश्याम, अर्थात कृष्ण से मिलन ना हो पाने के कारण उसकी प्रसन्नता खो गई और वो दुखी में बदल गई। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल वे में मैंने आपको समझा दिया, इजी तरीके से। चलो अब इसका हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। इसमें कहा गया है मगध के माध्यम से जो हस्तक्षेप कविता है, ये किस व्यवस्था की ओर इशारा कर रही है। ठीक है, तो मगध जो है ना, मगध, इसके माध्यम से जो कविता है हस्तक्षेप, ये कौन सी व्यवस्था को दर्शाती है। आओ देख लेते हैं भाई, कौन सी व्यवस्था दर्शाई गई है। देखो, हस्तक्षेप कविता में मगध के माध्यम से कवि ने निरंकुश शासन व्यवस्था की ओर संकेत किया है, यानी कि ऐसी शासन व्यवस्था जहां पे किसी प्रकार का कोई अंकुश नहीं है किसी के ऊपर। इस व्यवस्था में किसी प्रकार के हस्तक्षेप की कोई गुंजाइश नहीं छोड़ी गई है। ठीक है, किसी प्रकार का कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकता है। यह शासन व्यवस्था आम आदमी की आवाज दबाकर उसे कुछ कहने, कुछ करने का अवसर ना देकर, शांति भंग होने का डर दिखाकर अपनी निरंकुशता बनाए रखती है, यानी कि एकदम बहुत ही क्रूर तरीके से शासन करना। ठीक है, शांति भंग हो जाएगी, इस डर को लोगों में बना के रखना और शासन करना, इस पर यह आधारित है कविता। ठीक, चलो एक आखिरी क्वेश्चन है कविता वाला, फिर हम आगे बढ़ेंगे। तो अगला है कि घर में वापसी कविता में, घर एक परिवार है, परिवार में 5 सदस्य हैं, किंतु कवि 5 सदस्य नहीं कहता, उन्हें 5 जोड़ी आंखें क्यों मानता है। ठीक है, तो क्यों मानता है वो 5 सदस्यों को 5 जोड़ी आंखें, तो क्यों मानता है। आओ देखो, कवि धूमिल ने अपने परिवार में 5 सदस्यों का उल्लेख किया है। वह कविता में उन्हें 5 जोड़ी आंखें इसलिए कहता है क्योंकि वे आंखों के माध्यम से ही एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। क्यों कहता है कि वो आंखों के माध्यम से ही एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। कोई किसी से कुछ कहता तक नहीं, फिर भी उनकी आंखों में देखकर ही उनके हृदय में व्याप्त दुख, दर्द, प्रसन्नता सभी का वास हो जाता है। ठीक है, आंखों ही आंखों में वो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। आंखों में देखकर ही हृदय में क्या चल रहा है, कितना दर्द, दुख है, प्रसन्नता है, सब पता चल जाता है। ठीक है, ये चीजें थी। अब पता है बहुत सारी बच्चों की ये शिकायत होगी कि सर जी हमारी जो पोएम्स हैं, ठीक है, हमारी जो कविताएं हैं, वो तो है तकरीबन आई थिंक 6 से 7 हैं, लेकिन आपने तो 4 क्वेश्चन ये करवा दिए, 1 एमसीक्यू करवा दिया, 2 अभी सह प्रसंग व्याख्या हो जाएंगी। क्या इतना काफी है? नहीं काफी है इतना। मैं कहता हूं इतना काफी नहीं है आपके लिए। इसीलिए आपको मैं जब 5 से लेके 7 सैंपल क्वेश्चन पेपर करवा दूंगा आपके एग्जाम से पहले पहले, तब आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा
कि हाँ सर अब इतना काफ़ी है, काफ़ी नहीं बहुत अच्छा हो गया अब हमारा, है ना, अच्छी प्रिपरेशन हो गई, अच्छी तैयारी हो गई हमारी। तो 5 से 7 सैंपल वर्क की वीडियोस के लिंक यहाँ पे आई बटन में आपको मिलेंगे, सारे के सारे सैंपल वर्क की वीडियोस के लिंक जरूर से देखना बच्चों, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं अगले क्वेश्चन को। तो अगला क्वेश्चन नंबर 10th, ठीक है। अब इस 10th क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से समझना है, क्योंकि बहुत सारे बच्चों की शिकायत होती है कि सर जी हमें सैप्रसंग व्याख्या करनी नहीं आती है, वो समझा दो एक बार। तो आज मैं आपको सैप्रसंग व्याख्या भी समझा दूंगा, ठीक है। देखो, निम्नलिखित काव्यांश में से किसी एक काव्यांश की सैप्रसंग व्याख्या लिखिए, किसी एक की। तो आपको पहले से पढ़ना होगा इसके लाइन को, ठीक है, इसके एक एक वर्ड को अच्छे से समझना होगा। तो चलिए पढ़ते हैं। देखो क्या है, अम्ल धवलगिरी के शिखरों पर बादल को घिरते देखा, यानी कि पहाड़ों के शिखर पर मैंने बादल को घिरते हुए देखा है। छोटे छोटे मोती जैसे उसके शीतल तुहिन कणों को मानसरोवर के उन स्वर्णिम कमलों पर गिरते देखा है, मैंने बादल को घिरते देखा है, ठीक है। आगे कवि कहते हैं, तुंग हिमालय के कंधों पर छोटी बड़ी कई झीलें हैं, उनके श्यामल नील सलिल में समतल देशों से आकर पावस की उमस से आकुल तिक्त मधुर विषंततु खोजते हंसों को तिरते देखा है, मैंने बादलों को घिरते देखा है। तो कविता कौन सी है, बादल को घिरते देखा है। तो चलो पहले इसके सैप्रसंग व्याख्या करेंगे, फिर कवि जी वाले की। चलो बच्चों देखो, अब जो भी आप सैप्रसंग व्याख्या करें तो सबसे पहली बात आप ये याद रखें, ठीक है, सबसे पहली बात कि जिसकी भी आप व्याख्या करें उसके शुरुआत के 3 से 4 वर्ड और एक इस तरीके की लाइन डाल के आखिरी के 3 से 4 वर्ड लिख दें। इससे क्या होगा कि जो एग्जामिनर है, ठीक है ना, उसको ये कंफर्मेशन मिल जाएगी कि आपने किस काव्य की व्याख्या की है, ठीक है। अब यहाँ पे सबसे पहला आता है बच्चों संदर्भ, ठीक है। संदर्भ में आपको ये बताना होता है कि ये जो लाइनें हैं, ठीक है, इसके ये किस काव्य से ली गई हैं और इसके कवि कौन है। आप सीधा से ले सकते हैं, काव्य है बादलों को गिरते देखा है, कवि का नाम है नागार्जुन वर्मा, लेकिन एक अच्छा इफेक्ट एग्जामिनर पे डालना है। तो कैसे, प्रस्तुत पंक्तियां, या फिर जो आपके कॉपी चेकर होते हैं ना, तो प्रस्तुत पंक्तियां कक्षा 11 के हिंदी विषय की किताब अंतरा के काव्य बादल को घिरते देखा है से अवतरित है, जिसके कवि नागार्जुन वर्मा जी। अब जब ये कवि एग्जामिनर कॉपी चेकर आपकी ये लाइनें देखेगा ना तो इम्प्रेस हो जाएगा कि हाँ बच्चे को हिंदी की काफी अच्छी नॉलेज है ना। तो इस चीज को ध्यान रखें। अब दूसरी बात आपको लिखनी है प्रसंग में। प्रसंग में क्या लिखना है कि ये जो हमारी लाइनें हैं ना, ये वाली लाइन है, आखिर इन लाइनों में, या फिर ये कह लीजिए कि हमारा ये जो पैसेज है, ठीक है ना, पोयम का ये जो है पद्यांश कह लीजिए, काव्यांश, तो इसमें बेसिकली वो संदेश क्या छुपा है वो हमें बताना है। तो क्या संदेश है, इस प्रसंग में कवि बताते हैं कि उन्होंने हिमालय पर्वत की स्वच्छ और निर्मल चोटियों पर बादलों को घिरते देखा है। कवि बादल के सौंदर्य का यहाँ पे वर्णन करता है। ओके, तो चलो एक एक करके अच्छे से समझ लेते हैं। देखो अब आएगी हमारी व्याख्या। व्याख्या में क्या करना है, जो जो लाइन आपने पढ़ी उसकी एकदम वर्ड टू वर्ड व्याख्या कर दो, ठीक है। तो चलो देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है व्याख्या में। कविता के इस प्रथम छंद में कवि ने हिमालय की चोटियों की व्याख्या की है, ठीक है। कवि कहते हैं कि किस तरह से हिमालय की चोटियां बर्फ की सफेद चादर से ढकी रहती हैं और बड़ी ही सुंदर लगती है। उन्हें देखने वाले एक पल भी अपनी पलकें नहीं झपकाते हैं। कवि ने बादल के सौंदर्य का वर्णन करने के लिए स्वच्छ, निर्मल, धवल, छाए हुए ऐसे शब्दों का प्रयोग किया है। इन शब्दों का प्रयोग करके कवि ने बादल की शीतलता और निर्मलता को भी व्यक्त किया है। कवि हिमालय की चोटियों के बारे में कहते हैं कि हिमालय की चोटियां धूप के कारण बहुत ज्यादा उज्जवल नजर आ रही हैं, बहुत चमक रही हैं और बर्फ के कारण सुंदर भी दिख रही हैं। इतना ही नहीं, ओस की बूंदें कवि को छोटे छोटे मोतियों के समान लगती हैं, और जब ये छोटी छोटी ओस की बूंदें कमलों के फूलों पर गिरती हैं तो पूरे कमल के फूल का सौंदर्य ही बदल जाता है। कवि ने इन सभी दृश्यों का मन खोलकर आनंद लिया
और उसी आनंद को कवि ने इस कविता के माध्यम से व्यक्त किया। ठीक है, फिर यहाँ पे दूसरा छंद जो है, इसमें कवि ने हिमालय प्रदेश में बादलों के अलावा वहां के जल में रहने वाले हंसों के विषय में भी बताया है। कवि कहते हैं कि किस तरह से हंस तालाबों में तैरते हैं, उनके तैरने पर तालाब का सौंदर्य बिल्कुल ही बदल जाता है। जब भी लोग तालाब की ओर देखते हैं तो तालाब में मौजूद हंस लोगों की आंखों का आकर्षण बन जाते हैं। एक बार जो हंस हिमालय पर्वत की झील एवं नदियों में पहुंच जाते हैं, वे कभी वापस कहीं और जाने का मन नहीं करते। ऐसा इसलिए क्योंकि हिमालय की सुंदरता न सिर्फ मनुष्यों को बल्कि हंसों को भी बहुत पसंद है। ठीक है, तो 2 नंबर का क्वेश्चन बन सकता है कि कवि ने इस कविता में बादलों को गिरते देखा कविता में बादलों के अलावा किस किस का वर्णन किया है, या फिर हंसों के विषय में क्या कहा गया है, ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, तो याद कर लेना। देखा बच्चों, व्याख्या हो गई। अब शुरुआत होगी साहित्यिक सौंदर्य की। ठीक है, चौथे पॉइंट में आ जाएगा आपका साहित्यिक सौंदर्य। तो साहित्यिक सौंदर्य में देखो क्या क्या याद रखोगे, भाषा, रस, छंद, गुण और अलंकार। तो भाषा लिख देना, एक तो लिख देना सरल और सहज है। ठीक है, सरल और सहज है। ठीक है, ऐसे लिख सकते हो, या फिर अगर आपको पता है कि कैसी है तो तत्सम शब्दों से युक्त खड़ी बोली, अद्भुत रस है, मुक्त छंद है, प्रसाद गुण है और अनुप्रास अलंकारों का बहुत ज्यादा उपयोग है। अगर आप पहचान पाते हो कि किस लाइन में अनुप्रास अलंकार है तो वो भी लिख देना। तो इससे तो भाई एग्जामिनर पे बहुत ज्यादा, कॉपी चेकर पे बहुत अच्छा इंपैक्ट पड़ेगा, है ना। तो ऐसे करके हो जाएगा। तो बच्चों, सबसे पहले हमारी जो पोयम थी वो हमने पूरी कर ली। अब इस पोयम को, ठीक है, पोयम कह लीजिए, कविता कह लीजिए, पद है बेसिकली कवि जी का अरे इन दोहू न रहा ना पाई। इसको मैंने ऑलरेडी आपको मिड टर्म का जो एग्जाम हुआ था उसमें समझा रखा है, लेकिन फिर भी आपको इसका मैं रिवीजन करवा दूंगा, चिंता मत करो। देखो क्या लिखा हुआ है, अरे इन दोहू न रहा न पाई, हिंदू अपनी करे बढ़ाई, गागर छुअन न देई, बैस्या के पायन तर सोवे यह देखो हिंदुआई, मुसलमान के पीर औलिया मुर्गा मुर्गी खाई, खाला केरी बेटी ब्याहे घर में करे सगाई, बाहर से एक मुर्दा लाया धोया धोई चढ़वाई, सब सखियां मिल जीवन बैठी घर घर करे बढ़ाई, हिंदुन की हिंदवाई देखी तुर्कन की तुर्काई, कहे कबीर सुनो साधु, कहे कबीर सुनो भाई, साधु कौन रहा है जाए। ठीक है, तो इसमें हिंदू और मुसलमान दोनों की ही यहाँ पे उन्होंने बेसिकली व्याख्या की है। ठीक है, तो चलो इसकी भी व्याख्या हम कर लेते हैं सह प्रश्न के साथ में। तो कैसे करेंगे, सबसे पहले शुरुआत के 3 से 4 वर्ड, अरे इन दोहों न रहा न पाई, डैश 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 रहा को है जाए। तो इससे पता चल जाएगा आपने किसकी व्याख्या की है। संदर्भ, तो भाई प्रस्तुत पंक्तियां कक्षा 11 के हिंदी विषय के काव्य या फिर हिंदी विषय की किताब जो अंतरा है इसके काव्य अरे इन दोहों न रहा न पाई से अवतरित है, जिसकी कवि कबीरदास है। प्रसंग में क्या बताया गया है, तो प्रस्तुत पद कबीर के बीजक संग्रह से उद्घट है और इस पद में हिंदू एवं मुसलमान दोनों धर्मों में व्याप्त कर्मकांड एवं बाहरी आडंबरों का विरोध किया गया है। ठीक है, तो अब आ जाएगी इसकी व्याख्या। तो कबीर जी कहते हैं कि ये दोनों हिंदू और मुसलमान अज्ञानतावश बिना ज्ञान के जो बाहरी कर्मकांड हैं इनको वास्तविक धर्म मान बैठे हैं। इन्हें धर्म का बिल्कुल भी ज्ञान नहीं है और वास्तव में ये दोनों ही पथ भ्रष्ट हो चुके हैं। कबीर जी हिंदुओं को विषय में कहते हैं कि ये वर्ण भेद में तो विश्वास रखते हैं। कबीर जी हिंदुओं के बारे में कहते हैं कि ये लोग वर्ण भेद में तो विश्वास रखते हैं, जिसमें उच्च वर्ग का व्यक्ति निम्न वर्ण के व्यक्ति को अस्पृश्य मानता है और उन्हें अपने बर्तन यानी कि पात्र को छूने नहीं देता है। तो वहीं दूसरी ओर ये स्वयं वैश्या जैसे वैश्या मगन कार्यों में निम्न कार्य में लिप्त रहते हैं। तात्पर्य यह है कि हीन कर्मों में लीन है, बस श्रेष्ठ होने का केवल दिखावा करते हैं। हिंदू की बात हो गई, अब मुसलमानों के बारे में क्या कहते हैं। तो कबीर जी मुसलमानों की दशा भी कहते हैं कि कुछ अलग नहीं है, ये भी दिखावा करते हैं, पीर औलिया बनकर माया मोह से दूर हैं ये कहते हैं, लेकिन दूसरी ओर अपनी वासना के आगे विवश है, केवल अपने स्वाद के लिए मांसाहार और जीव हत्या करते हैं। कबीर कहते हैं जीव हिंसा करने वाले खुदा के बंदे कैसे हो सकते हैं। साथ ही समाज की नीतियों के प्रतिकूल रक्त संबंधों में विवाह करते हैं। ये दोनों ही सत्य की राह से भटक चुके हैं, इस प्रकार इन दोनों को कदापि ईश्वर की प्राप्ति नहीं होगी। ठीक है, इस तरीके से
अब भाई साहित्यिक सौंदर्य क्या बताओगे? तो लीजिए, साहित्यिक सौंदर्य के बारे में अब हम पढ़ेंगे। तो कबीर का समाज सुधारक रूप दृष्टव्य है, भाषा सरल सहज है, शब्द चयन भावपूर्ण भावानुकूल है, गेय पद शैली है, गुण माधुर्य है, अलंकार हो गए, सदुक्कड़ी भाषा का। कबीर जी के बारे में आ जाए तो सदुक्कड़ी भाषा है, सरल सहज अभिव्यक्ति है, ऐसी बातें लिखनी है। ठीक है, तो अभी तक हमने जो 3 क्वेश्चन देखे, क्वेश्चन, एक सेकेंड, 8, 9, 10, ये तीनों क्वेश्चन किससे संबंधित थे? काव्य से संबंधित। अब जो आगे के 3 क्वेश्चन आएंगे, 11, 12, 13, ये होंगे आपके अध्याय से संबंधित। ठीक है, और सेम पैटर्न है आपका अध्याय के लिए जैसा काव्य का है। ओके, तो रेडी हो? चलो आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे आप देख लेंगे बच्चों, तो क्वेश्चन नंबर 11 यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, पठित गद्यांश पर आधारित बहुविकल्पीय प्रश्नों के सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प चुनकर लिखिए। देखो बच्चों, जब आपको मैं 5 से लेके 7 सैंपल पेपर करवा दूंगा, ठीक है, तो इन सभी में आपके जितने भी चैप्टर हैं सारे के सारे कवर हो जाएंगे। 7 से 8 करवा दूंगा तो सारे चैप्टर कवर हो जाएंगे, सबके इंपॉर्टेंट एमसीक्यू करवा दूंगा आपको। ठीक है, अब ये जो है हमारा चैप्टर 1 से है, ऐसे ही करके हर एक चैप्टर के आपको मैं एमसीक्यू करवा दूंगा इंपॉर्टेंट, जिससे आपकी अच्छी तैयारी होगी। आप चाहो तो आप इसे पढ़ सकते हो, हम सीधा का सीधा क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। ठीक है, तो चलो यहाँ पे देखेंगे। सबसे पहली बात क्या है कि उस दिन ईदगाह में नमाज का नज़ारा कैसा था? ठीक है, ईदगाह में नमाज का नज़ारा कैसा था बच्चों? तो नमाज का नज़ारा यहाँ पे देखेंगे कि लाखों सिर एक साथ सिजदे में झुक जाते, फिर सब एक साथ खड़े हो जाते, एक साथ झुकते और एक साथ घुटने के बल बैठ जाते। ठीक है, यहाँ पे बताया गया है। ओके, तो क्या क्या होता था बच्चों? नमाज के समय लाखों सिर एक साथ सजदे में झुकते और एक साथ उठते। ऐसा प्रतीत होता कि उनके मन में अपार श्रद्धा का भाव एवं उनके भीतर भाईचारे की भावना उनको आपस में जोड़े रखती है। तो कौन सा सही होगा बच्चों? आपका गा वाला। का और खा ये दोनों सही हैं, तो गा ऑप्शन एकदम राइट। ठीक है, अब देखो बच्चों, हमारा जो तीसरा प्रश्न है, इसमें आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन एक ही जगह मिलेगी कि अध्याय के अनुसार निम्नलिखित कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़िए। तो सबसे पहला कथन क्या है बच्चों? कि हामिद की दादी का नाम अमीना था। ये बात बिल्कुल सही है, हामिद की दादी का नाम अमीना था। दूसरा, अमीना ने फहीमन के कपड़े सिले थे जिससे उसे 8 पैसे मिले थे। तो अमीना ने किसके, जो अमीना है इसने किसके कपड़े सिले थे जिससे उसे 8 पैसे मिले थे? फहीमन के। सही बात है। हामिद जो है ना, हामिद बच्चा, इसे इसके माता पिता के बारे में ये बताया गया कि उसके अब्बा जान रुपए कमाने गए हैं और अम्मी जान अल्लाह मियाँ के घर से उसके लिए बहुत ही प्यारी प्यारी सुंदर सुंदर अच्छी अच्छी चीजें लाने गए, जबकि असलियत में वो इस दुनिया से जा चुके थे। चौथा, मैं गरीब सही किसी से कुछ मांगने तो नहीं जाता, यह कथन हामिद का है। ठीक है, तो जितनी भी इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पे दी गई है ना, सारी की सारी राइट है, और हर इंफॉर्मेशन एक अलग एमसीक्यू को कैरी करती है। ठीक है, तो 4 एमसीक्यू कंप्लीट हो गए आपके यहाँ पे, और चारों ही हमारे सही हैं। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, सबके सब हमारे यहाँ पे सही हैं। ठीक है, चलो अब है क्वेश्चन नंबर हमारा 3। इसमें क्या कहा गया है? हामिद ने अपने चिमटे की उपयोगिता को सिद्ध करते हुए कौन सा तर्क नहीं दिया? ठीक है, तो बच्चों 2 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पे आपका पूरा हो जाएगा कि हामिद ने अपने चिमटे की उपयोगिता सिद्ध करने के लिए क्या क्या तर्क दिए। तो सबसे पहला तर्क ये दिया कि मेरा चिमटा तुम लोगों के सारे खिलौनों की जान निकाल सकता है। ठीक है, हामिद अपने दोस्तों से कहता है मेरा चिमटा ना इतना पावरफुल है, इतना ताकतवर है ना, तुम सबके खिलौनों की जान निकाल देगा। ठीक है, मेरा चिमटा मोहसिन की बिजली की सारी पसलियां चूर चूर कर सकता है। मेरा चिमटा आग में, पानी में, आंधी में, तूफान में डटकर खड़ा रह सकता है। तुम्हारे खिलौने नहीं कर सकते ये सब। ठीक है, लेकिन ये वाला गलत है। हामिद ये कभी नहीं कहता है कि मेरा चिमटा मेरी दादी के लिए लाठी का सहारा बनेगा। ये गलत है, क्योंकि हामिद कहता है कि मेरा चिमटा मेरी दादी के लिए ऐसा सहारा बनेगा जिससे कि वो तवे से रोटियां उतार सकेगी। ठीक है, चूल्हे में रोटियां सेक पाएगी और रोटियां दे भी पाएगी, किसी को भी आग भी दे सकती है किसी को, है ना। तो ये चीजें थी। तो मतलब कि आपका जो है ना, कौन सा तर्क नहीं दिया उसने? ये खा वाला। और पूछा जाए 2 नंबर में, हामिद ने अपने चिमटे की उपयोगिता सिद्ध करते हुए क्या तर्क दिए? पहला, दूसरा, तीसरा। ठीक है, अच्छा
आपसे मेरा एक क्वेश्चन है, ठीक है, मुझे ये क्वेश्चन बताओ बच्चों कि क्या बोलते हैं, हामिद ने एक शब्द उपयोग किया था, ठीक है, एक शब्द उपयोग किया था अपने चिमटे के लिए जिसका अर्थ था खिलौनों का बादशाह, ठीक है। उस शब्द का मीनिंग क्या था बच्चों? उस शब्द का मीनिंग था खिलौनों का बादशाह, ठीक है, खिलौनों का बादशाह। तो वो शब्द कौन सा था वो आपको हमें बताना है, ठीक है। एक छोटा सा हिंट दे देता हूं आपको। हिंट है बच्चों, वो भारत से संबंधित है, उसमें इंडिया का नाम जरूर आएगा, भारत का नाम जरूर आएगा, ठीक है। अब वो कैसे आता है ये आप अब तय करो, ठीक है। तो फटाफट से उस शब्द का नाम बताओ जिससे कि खिलौनों का बादशाह उसने अपने चिमटे के लिए उपयोग किया था, वो मुझे बताओ फटाफट से, ठीक। अब है हमारा यहाँ पे चौथा क्वेश्चन, मेले में हामिद के दोस्तों ने क्या क्या खरीदा इस बारे में बताओ। तो महमूद ने सिपाही खरीदा, मोहसिन ने भिश्ती खरीदी, नूरे ने वकील और सम्मी ने दूरबीन खरीदी। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल सब सही है सर, सबके सब वेरी गुड, सब सही है। चलो अगला है क्वेश्चन नंबर 5। अब 5 के अंदर जैसे भी मैंने कविता के शब्दार्थ बताए, अब आपको अध्याय के अनुसार कुछ शब्द और उनके अर्थों को ध्यानपूर्वक पढ़ना है। तो आपके 5 शब्दार्थ आपको मैं इस पेपर में करवाने वाला हूं, तो बड़े ध्यान से समझो। देखो अभी हमने पढ़ा वजू, वजू का मतलब क्या होता है? वजू का मतलब होता है नमाज से पहले यथाविधि हाथ पांव और मुंह को धोना, ये होता है वजू, ठीक है। सिजदा का क्या मतलब होता है? सिजदा मतलब होता है माथा टेकना या खुद के आगे सिर झुकाना, ठीक है। हिंडोला क्या होता है? झूला या फिर किसी प्रकार का पालना। अब मशक क्या है बच्चों? तो मशक जो है ना, भेड़ या बकरी की खाल को सीकर बनाया हुआ थैला जिससे भिश्ती पानी ढोते थे। अचानक का क्या मतलब है? अचानक का मतलब है लंबी कालीदार अंगरखा जिसमें पहले गरेबा से कमर पट्टी तक अर्धचंद्राकार बंद लगते थी और अब सीधे बटन टांगते हैं, ठीक है। तो अचानक एक प्रकार से ये था। तो जितने भी चाहे वजू का मीनिंग हो, सिजदा का मीनिंग हो, हिंडोला का मीनिंग हो, मशक का या फिर अचानक का, सारे मीनिंग हमारे सही हैं, ठीक है। तो क्या बोलेंगे? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा सबके सब सही है, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसको समझ सकते हो और सारी चीजें मैंने आपको बता भी दी हैं। ओके चलिए, तो ये हो गया है हमारा चैप्टर वाला पहला क्वेश्चन पूरा, ठीक है, एनके 11वां। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन आंसर की, ठीक है। तो 12वां क्वेश्चन कहता है गद्य खंड पर आधारित निम्नलिखित 4 प्रश्नों में से किन्हीं 2 के उत्तर 40 शब्दों में दीजिए लगभग। तो मैंने आपको बताया ना, वो दिए तो आपको 3 जाएंगे, आपको किन्हीं 2 का आंसर करना है, लेकिन एक आपको मैं एक्स्ट्रा करवाता हूं, ठीक है। देखो पहला क्वेश्चन, रामचंद्र, मोहन, मुंशी जी, दोपहर का भोजन चैप्टर है ना। तो इसमें ये तीनों ही जब खाते समय रोटी नहीं लेते हैं तो उसके लिए बहाना करते हैं, उनमें कैसी व्यवस्था नजर आती है? अर्थात चाहे रामचंद्र हो, चाहे मोहन हो या फिर मुंशी जी हो, ये खाते समय रोटी ना लेने का बहाना करते हैं, कोई ना कोई कुछ ना कुछ बहाना बनाता है। तो इनमें उनकी कौन सी व्यवस्था झलक कर आती है वो बताओ। तो देखो बच्चों, सबसे पहली बात, रामचंद्र, मोहन और मुंशी, एक एमसीक्यू बन सकता है बच्चों कि मुंशी जी का पूरा क्या नाम है? पूरा नाम है मुंशी चंद्रिका प्रसाद, ठीक है। तो रामचंद्र, मोहन, मुंशी चंद्रिका प्रसाद, ये सभी परिवार की जो वास्तविक स्थिति है इससे अच्छी तरीके से परिचित है। दोपहर के भोजन के समय जब सिद्धेश्वरी बार बार इन सभी से आग्रह करती है कि एक और रोटी ले लीजिए, तो वो रोटी लेने से मना कर देते हैं। क्यों? क्योंकि सबको पता है यदि वे एक और रोटी ले लेंगे तो घर के दूसरे सदस्यों को भूखा रहना पड़ जाएगा। इसीलिए जब रामचंद्र ने कहा कि उसका पेट भर गया तो वहीं मोहन भी बोल पड़ा, आज रोटी कुछ अच्छी नहीं बनी है। मुंशी जी ने कहा, हाँ नमकीन चीजों से मन भर गया, एक काम करो गुड़ ले आओ, कसम दे दी थी ना उसने, इसलिए। इस प्रकार तीनों ने किसी न किसी बहाने से रोटी लेने से मना कर दिया। इस प्रसंग से ही उनकी इस व्यवस्था का पता चलता है कि भूखे रहते हुए भी अभाव के कारण वे रोटी लेने से मना कर देते हैं, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट है दरअसल, अब तो समझ गए ना अच्छे से। चलो अब हमारा दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है सावित्री बाई के जीवन में क्रांतिकारी परिवर्तन किस प्रकार आए, क्रमबद्ध रूप में लिखे, ठीक है। तो जो सावित्री बाई थी इनके जीवन में क्रांतिकारी परिवर्तन कब आए थे?
इनके विवाह के पश्चात, जब ज्योतिबा फुले के साथ में इनका विवाह हुआ। तो आओ एक एक करके समझते हैं। देखो बच्चों, हमारा क्वेश्चन क्या है कि सावित्रीबाई के जीवन में क्रांतिकारी परिवर्तन कैसे आए, तो ये उनके विवाह के पश्चात आए थे। ठीक है, अब क्या क्या, तो देखो सावित्रीबाई के विवाह के पश्चात उनके पति ज्योतिबा फुले ने उन्हें सबसे पहले पढ़ाना आरंभ किया। ठीक है, इसके लिए ज्योतिबा फुले ने अपनी पत्नी सावित्रीबाई को मराठी में और साथ ही साथ अंग्रेजी भाषाओं में भी शिक्षा दी। उसके पश्चात सावित्रीबाई अपने साथ जो पुस्तक लेके आई थी उनको भी उन्होंने पढ़ना आरंभ किया। तो इनके पति ने बहुत साथ दिया। ठीक है, अपने पति के साथ मिलकर उन्होंने सबसे पहले कन्या विद्यालय की स्थापना की। ठीक है, याद रखें सबसे पहले कन्या विद्यालय की स्थापना भारत में किसने की थी? सावित्रीबाई ज्योतिबा फुले ने मिलकर। जब इन्होंने कन्या विद्यालय की स्थापना की तो इसकी वजह से सावित्रीबाई को उनके सास और ससुर ने, यानी कि जो ज्योतिबा फुले के माता पिता थे ना, उन्होंने निकाल दिया। इसके बाद तो दोनों ने मिलकर न सिर्फ कन्या विद्यालय के लिए बल्कि शुद्ध जाति के लोगों के लिए भी निडर होकर काम करना आरंभ कर दिया। स्त्री शिक्षा, सभी के लिए समान अधिकार, समान पूर्वक जीवन जीने के अधिकार, ऐसे बहुत से आंदोलन, ऐसे कई आंदोलन शुरू किए जिससे उन्हें छोटे स्तर पर सफलता भी मिलनी शुरू हो गई। तो हम कह सकते हैं कि सावित्रीबाई के जीवन में जो भी परिवर्तन हुए विवाह के पश्चात हुए। एक क्वेश्चन और बनेगा कि सावित्रीबाई और ज्योतिबा फुले एक और एक मिलकर 11 कैसे हो गए? ठीक है, तो आंसर बिल्कुल कुछ मिलता जुलता ऐसा ही लिखना है, आपको थोड़ा बहुत चेंज कर देना है। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट है दरअसल। चलिए दूसरा हो गया। तीसरा देखिए बच्चों, क्या क्या गया है, भारतवर्ष की उन्नति कैसे हो सकती है? पाठ के आधार पर यह स्पष्ट कीजिए, इस अभागे आलसी देश में जो कुछ हो जाए वह बहुत कुछ है, क्यों कहा गया? यानी कि इस अभागे आलसी देश में जो कुछ हो जाए वही बहुत कुछ है, ऐसा क्यों कहा गया है इस चैप्टर में? आ जाओ देख लेते हैं बच्चों। इस अभागे आलसी देश में जो कुछ हो जाए वही बहुत है, ऐसा क्यों कहा गया है? क्योंकि देखो इस कथन के आलोक में, इस कथन के या फिर इस चैप्टर के लेखक जो है ना भारतेंदु जी, वो ये कह रहे, इस कथन को उनका कहने का कारण ये है कि इस देश के अधिकांश लोग काम से जी चुराते हैं। ये देश के लोग काम चोरी करते हैं और हमेशा आलस में डूबे रहते हैं। यहाँ बेरोजगारों की भारी भीड़ है, सभी के अंदर काम को दूसरों पर टालने की प्रवृत्ति है, काम को कल पे टालने की प्रवृत्ति है। इसीलिए लेखक कहते हैं कि इस देश की तरक्की तभी हो सकती है जब यहाँ के लोगों का निकम्मापन, काम चोरी, आलसपन दूर हो। जो लोग हाथ आए अवसर का लाभ नहीं उठाते हैं तथा अपना समय व्यर्थ की गपशप में, इधर उधर घूमने में, फालतू का रील्स देखने में गुजार देते हैं, वे आलस्य करते हुए भाग्यवाद में आस्था रखते हैं। कहते हैं भाग्य में जो लिखा है वही होगा। अरे कर्म नहीं करोगे तो भाग्य में लिखा हुआ है वो भी नहीं मिलेगा। ठीक है, ये कड़वी सच्चाई है कि भाग्य में जो लिखा हुआ है उसके लिए भी आपको कर्म करना पड़ेगा। अगर कर्म ही नहीं करोगे तो भाग्य में लिखा हुआ भी नहीं मिलेगा। ठीक है, तो वही बात है यहाँ पे। ओके बच्चों, चलिए एक आखिरी क्वेश्चन है हमारा। इसमें पूछा गया बच्चों, गूंगा जो है ना तो ये दया चाहता है ना तो ये सहानुभूति चाहता है। गूंगा कहता है मुझे दया की जरूरत नहीं, मुझे सहानुभूति की जरूरत नहीं। हालांकि वो बोल नहीं पाता, लेकिन मतलब ये कहा गया है चैप्टर में कि गूंगा ना तो दया चाहता है ना तो सहानुभूति, वो चाहता है अधिकार। तो गूंगे पाठ के आधार पर सिद्ध कीजिए कि अधिकार ही उसके लिए क्यों जरूरी है। ठीक है, चलो क्यों जरूरी है भाई बताएंगे, अभी आपको काहे चिंता कर रहे हो। देखो देखो देखो, तो गूंगे ने ऐसे कई संकेतों के माध्यम से यह बताया कि वह दया या सहानुभूति नहीं, अधिकार चाहता है। तो कैसे? देखो, गूंगे ने संकेत के माध्यम से यह कहा कि अधिकार अपनत्व से उपजता है। ठीक है, गूंगे ने संकेत से समझाया, चमेली ने उसे दया करके अपने पास तो रख लिया, लेकिन गूंगे उसे अपनापन समझने की भूल कर बैठा। गूंगे ने सोचा चमेली ने मुझे रख लिया है, ये तो मेरी आदरणीय हो गई है, मेरी अपनी हो गई है ना। लेकिन वो भूल कर बैठा इस चीज को, वह उससे अधिकार चाहता था। जब चमेली के पुत्र, मतलब जब चमेली ने ममता में गलत, अर्थात उसकी जो संतान थी ना बसंता, ठीक है, उसने गलत किया इसके गूंगे के साथ में, तो वो तो भी उसका साथ देती है अपनी ममता में। तो उसकी अधिकार भावना बहुत आहत होती है, चोट पहुंचती है उसे।
गूंगे को कि गलत तेरे बेटे ने किया है, तो फिर भी उसका साथ दे रही है। मैंने सोचा था तू अधिकार देगी, लेकिन तूने अधिकार दिया ही नहीं, गलत होते हुए अपनी संतान का साथ दे रही है ना। चमेली के इसी पक्षपातपूर्ण व्यवहार के प्रति जो तिरस्कार है, ये गूंगे की आंखों में स्पष्ट दिखाई देता था। इसीलिए वो केवल अधिकार चाहता था। गूंगे के अनुसार अधिकार ही उसे प्रेम, समाज में मान सम्मान और समानता का भाव देता है। अतः वो दया या सहानुभूति उसे ये सब नहीं दे सकते, दे सकता है तो सिर्फ अधिकार। ठीक है, इस तरीके से आपको इसका आंसर लिखना था और मेरे हिसाब से अब आप समझ गए होंगे। तो क्वेश्चन नंबर 12 कंप्लीट हो गया। अब बारी आती है अगले क्वेश्चन की। ठीक है, यहां पे है हमारे सप्रसंग व्याख्या। ठीक है, दोनों की बताऊंगा, चिंता मत करो। निम्नलिखित दिए गए गद्यांश की सप्रसंग व्याख्या कीजिए। हो सकता है कि एक आ जाए पेपर में, हो सकता है कि दो आ जाए। ठीक है, तो किसी पेपर में एक समझाऊंगा, किसी पेपर में दो समझाऊंगा, तो बहुत प्रैक्टिस हो जाएंगी, चिंता मत करो। तो यहाँ पे सबसे पहली है, मानो का हृदय फटा जा रहा था। टूटी फूटी ईंटों को देखकर वह बौरा गई, पागल हो गई, जैसे किसी ने उसकी पक्की ईंटों के मकान को ही धराशाही कर दिया हो। जसदेव काफी देर बाद आया था। वह निरपेक्ष भाव से चुपचाप खड़ा था, जैसे इन टूटी फूटी ईंटों से उसका कुछ लेना देना ही ना हो, जबकि किया धरा उसी का था। ठीक है, तो अब इसी की व्याख्या करनी है। तो आ जाओ, कैसे व्याख्या करोगे बच्चों? शुरुआत में आपको 3 से 4 लाइन ये लिखनी है कि मानो का हृदय डैश डैश डैश, लेना देना ही ना हो, इस तरीके से। अब लिखेंगे संदर्भ। तो प्रस्तुत पंक्तियां कक्षा 11 के हिंदी विषय की किताब अंतरा के गद्य यानी कि अध्याय खानाबदोश से अवतरित हैं और लेखक है ओम प्रकाश वाल्मीकि जी। या फिर सीधा सीधा गद्य का नाम खानाबदोश, ठीक है, लेखक का नाम ओम प्रकाश वाल्मीकि, इस तरीके से कर सकते हो। अब आता है प्रसंग। तो प्रस्तुत अंश में उस समय का चित्रण किया गया है जब मानो रात में पाती गई अपने ईंटों को सुबह टूटा फूटा पाती है, तो उसका घर बनाने का सपना टूटता हुआ प्रतीत होता है, उस समय का वर्णन है। तो बस अब इसी को यहां पे हम व्याख्या कर देंगे। तो चलो व्याख्या कर दो फटाफट से। देखो कैसे करोगे। मानो का हृदय फटा जा रहा था, वह पागल सी हो गई, उसका सपना किसी ने तोड़ दिया था। रात को पाती हुई ईंटों को जब सुबह टूटी फूटी देखी तो उसे लगा कि किसी ने उसके पक्के ईंटों के मकान को तहस नहस कर दिया। उसके कुछ देर बाद ही जसदेव वहां आया। वो निरपेक्ष भाव से चुपचाप खड़ा था। ऐसा लग रहा था कि जसदेव का उन टूटी फूटी ईंटों से कोई लेना देना ना हो। मजदूर होते हुए भी जातिगत आधार पर अपने को श्रेष्ठ या निम्न समझकर एक मजदूर दूसरे मजदूर की लड़ाई को ही अपना नहीं समझता, ये बताया गया यहाँ पे। शोषण मुक्त समाज की कल्पना भी दम तोड़ देती है। ऐसे में मानो का अस्थिर हो जाना स्वाभाविक था। मानो एकदम बौर आ गई थी, पगला गई थी। ठीक है, उसका सपना जो था ना टूट सा रहा था, ये बताया गया इसमें। अब बारी आती है साहित्यिक सौंदर्य की। तो इसमें क्या चित्रण किया गया है? पहले तो भाषा लिख देंगे। खड़ी बोली का प्रयोग है, भाषा सरल सहज है, सुबोध है, रोचकता है, शैली विषय अनुकूल है, प्रभावकूल है। ये तो चारों चीजें सेम सेम लिख दो। क्या बताया गया इसमें? तो मानो की मनोदशा व जसदेव की तटस्थता बताई गई है। ठीक है, व्यंग्यात्मक शब्दों की बहुलता है। लेखक ने बड़ी बारीकी से मजदूर वर्ग के शोषण व उत्पीड़न का यहाँ पे चित्रण किया है। ठीक है, इस तरीके से आपको लिखना था। तो अब जो हमारा अगला वाला है यहाँ पे व्याख्या, सप्रसंग व्याख्या, ये आपके ज्योतिबा फुले वाले चैप्टर से ही संबंधित है। तो चलो देख लेते हैं एक बार क्या लिखा है। लिखा है, यह अप्रत्याशित नहीं है कि भारत के सामाजिक विकास और बदलाव के आंदोलन में जिन 5 समाज सुधारकों के नाम लिए जाते हैं उनमें महात्मा ज्योतिबा फुले का नाम शुमार नहीं होता है। 1-2 नंबर का क्वेश्चन बन जाएगा कि समाज सुधारकों की सूची में ज्योतिबा फुले का नाम शुमार क्यों नहीं किया जाता? क्यों नहीं किया जाता बच्चों? क्योंकि इस सूची को बनाने वाले उच्च वर्णीय समाज के प्रतिनिधि होंगे। ज्योतिबा फुले ब्राह्मण वर्चस्व और सामाजिक मूल्यों को कायम रखने वाली शिक्षा और सुधार के समर्थक नहीं थे। उन्होंने पूंजीवाद, पुरोहितवादी मानसिकता, इस पे हल्ला बोल दिया। उनके द्वारा स्थापित सत्य शोधक समाज और उनका क्रांतिकारी साहित्य इसका प्रमाण है। ठीक है, अब इसकी व्याख्या कर देंगे। तो व्याख्या में लिख देंगे, यह अप्रशासित नहीं डैश डैश डैश, इसका प्रमाण। संदर्भ क्या है बच्चों? तो सीधा सीधा चैप्टर का नाम है ज्योतिबा फुले, लेखक है सुधा अरोड़ा जी, या फिर ऐसे लिख सकते हो, प्रस्तुत पंक्तियां कक्षा 11 के हिंदी विषय की किताब अंतरा के गद्य ज्योतिबा फुले से अवतरित हैं, जिसकी लेखिका सुधा अरोड़ा जी हैं। है ना? प्रसंग में क्या बताया गया है?
तो प्रस्तुत गद्यांश में लेखिका ने ज्योतिबा फुले के सामाजिक कार्यों की झांकी प्रस्तुत की है। ठीक है, अब क्या झांकी प्रस्तुत की है, तो चलो झांकी देख लेते हैं भाई। देखो व्याख्या है, लेखिका बताती हैं कि ज्योतिबा फुले का नाम भारत के 5 प्रमुख समाज सुधारकों की सूची में शामिल नहीं किया जाता। ये कोई अचानक घटित किसी घटना का परिणाम नहीं, बल्कि भारत के समाज को प्रगति और परिवर्तन की दिशा में आगे बढ़ाने वाले ज्योतिबा फुले को इस सूची से विलग कर दिया गया। वास्तव में उनके सराहनीय कार्य और महत्वपूर्ण भूमिका को जानबूझ के अनदेखा किया गया। क्यों? क्योंकि इस सूची को जो तैयार करने वाले लोग थे, उस समाज के उच्च वर्ग के लोग थे, और उच्च वर्गीय समाज को प्रतिनिधित्व देने वाले लोग निम्न वर्गीय ज्योतिबा फुले को महात्मा और समाज सुधारक मानने को तैयार नहीं थे, क्योंकि ज्योतिबा फुले ने ब्राह्मणों के एकाधिकार और ऐसी शिक्षा पद्धति के विरोध करते थे, विरुद्ध थे, जो परंपरागत सामाजिक मूल्यों को ही बनाए रखती थी। यही कारण है कि ज्योतिबा फुले ने पूंजीवाद और पुरोहितवादी मानसिकता पर तीव्र प्रहार किए। उन्होंने निम्न वर्ग को अधिकार दिलाने के लिए सत्यशोधक समाज की स्थापना की। वह ऐसा साहित्य रचा जिसमें उनके क्रांतिकारी विचार सम्मिलित थे। इनके माध्यम से उन्होंने अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए संघर्ष किया और समाज सुधारक के अपने प्रयास को सबूत दिया कुछ इस प्रकार से। ठीक है, तो ऐसे करके अब आप इसे अच्छे से समझ सकते हो। ओके प्यारे बच्चों, चलिए दोनों ही सप्रसंग व्याख्याएं मैंने आपको एक ही बार में अच्छे समझा दी हैं, आशा करता हूं समझ गए होंगे। अब आता है इसका साहित्यिक सौंदर्य। तो साहित्यिक सौंदर्य में देख लो बच्चों, ज्योतिबा फुले के द्वारा समाज सुधार के लिए किए गए प्रयासों का उल्लेख है, चित्रण है, उच्च वर्गीय लोगों के द्वारा ज्योतिबा फुले की उपेक्षा की झलक, भाषा खड़ी बोली का प्रयोग है, सरल सहज है, व्यंग्यात्मक शब्द हैं, शैली विषय अनुकूल है, रोचकता है, प्रभावशाली है, कुछ इस बात है। ठीक है, इस तरीके से आप इसे लिख सकते हो और इजीली आप यहाँ से इसे पढ़ भी सकते हो। ओके बच्चों, ओके, तो इस प्रकार से आपको दोनों ही सप्रसंग व्याख्याएं बहुत बढ़िया तरीके से समझा दी। अब आता है हमारा सबसे आखिरी क्वेश्चन, ठीक है, जो कि है क्वेश्चन नंबर 14। बड़े ध्यान से समझना, काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, निम्नलिखित 3 प्रश्नों में से इन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर लगभग 100 शब्दों में लिखिए, और ये 5-5 नंबर के 2 क्वेश्चन है। 3 में से किन्हीं 2 का आंसर करना है। ठीक है, पहला क्वेश्चन, दुकान पर बैठे बैठे भी मकबूल के भीतर का कलाकार उसके किन क्रियाकलापों से अभिव्यक्त हुआ। ठीक है, तो दुकान पे बैठे बैठे भी उसका जो कलाकार था अंदर का, वो कैसे बाहर निकले एक तरीके से। ठीक है, तो दुकान पर बैठे बैठे मकबूल की कलाकारी। देखो बच्चों, मकबूल जो था ना, वो अपने चाचा मुराद अली की दुकान जो कि मार्केट में थी, वहाँ पे बैठने के बाद भी ड्राइंग और पेंटिंग पर अपना सारा ध्यान लगाता था। मकबूल दुकान के गल्ले का मुजवानी हिसाब रखता था, पढ़ा लिखा है, मुजवानी गल्ले का हिसाब रखता था। इसके साथ ही मकबूल आसपास आने वाले और उठने बैठने वाले लोगों के स्केचों को बनाता था। इसमें घूंघट ओढ़े मेहतरानी, पेंच वाली पगड़ी पहने गेहूं की बोरी उठाने वाले मजदूर, सिजदे के निशान, दाढ़ी से युक्त पठान, बकरी के बच्चे, बहुत सारे स्केच वो दुकान पे बैठे बैठे बनाता था। इतना ही नहीं, उसने एक फिल्म देखी थी सिंहड़, जिससे प्रेरित होकर उसने अपनी सारी किताबें बेची और ऑयल पेंटिंग करना आरंभ कर दिया। इसी फिल्म ने उसे ऑयल पेंटिंग के लिए भी प्रेरित किया। अपनी पहली ऑयल पेंटिंग भी उसने चाचा मुराद अली की दुकान पर बैठकर ही बनाई थी, जो कि रानी बाजार में थी। ठीक है, तो इस तरीके से दुकान पर बैठे बैठे भी उसके अंदर का कलाकार निखर कर आया। ठीक है, चलो अगला आता है बच्चों था वाला। आवारा मशिया दिशाहरा पाठ में उस समय वह सोच भी नहीं सकता था कि मनुष्य को दुख पहुंचाने के अलावा साहित्य का कोई उद्देश्य हो सकता है। लेखक ने ऐसा क्यों कहा? आपके विचार से साहित्य के कौन कौन से उद्देश्य हो सकते हैं? ठीक है, तो लेखक ने ऐसा क्यों कहा है कि साहित्य का केवल उद्देश्य दुख पहुंचाना था। ठीक है, उस समय यह सोच भी नहीं सकता था कि साहित्य का उद्देश्य केवल दुख ही पहुंचाना होता है, बल्कि बहुत कुछ था। ठीक है, तो इसको आपको यहां पे बताना है। तो देखो बच्चों, हम ये कह सकते हैं शरत चंद्र का प्रथम रूप से साहित्य से परिचय, और फिर हमारे विचार में लिखेंगे। तो देखो बच्चों, शरत चंद्र का ये साहित्य नहीं साहित्य होगा। ठीक है, साहित्य से परिचय। शरत चंद्र को
बचपन से ही साहित्य दुखदाई लगता था। क्यों? क्योंकि उनके विद्यालय में जब उनसे सीता वनवास, चारूपाठ, सद्भाव, सद्गुण और प्रकांड व्याकरण जैसी साहित्यिक रचनाएं पढ़ाई जाती थी तो उन्हें ये अच्छी नहीं लगती थी। फिर पंडित जी उनसे रोज परीक्षा लेते थे, ठीक है, इन्हीं सभी के बारे में, और जब वो बता नहीं पाते थे तो उन्हें दंड मिलता था, मार खानी पड़ती थी। इसीलिए लेखक को बचपन में लगता था कि साहित्य उनके लिए दुखदाई है। हमारे विचार में साहित्य के बहुत से उद्देश्य हो सकते हैं जो कि निम्नलिखित हैं, जैसे कि साहित्य मनुष्य के लिए मनोरंजन का एक बहुत उत्तम साधन है। यदि मनुष्य एक अच्छा साहित्य पढ़ता है तो उसका ज्ञान भी बढ़ता है, इससे उसकी सोच को नई दिशा भी मिलती है। साहित्य के माध्यम से इतिहास की सही जानकारी भी हमें मिलती है। साहित्य पढ़ने से समाज में व्याप्त जो भी सामाजिक मान्यताएं हैं, जो भी विषमताएं हैं, जो भी कमियां, जो भी खूबियां हैं, इन सभी को हम जान सकते हैं। ये होती है साहित्य की इंपॉर्टेंस। ठीक है, तो मेरे हिसाब से साहित्य के ये उद्देश्य हैं और शरद चंद्र का प्रथम रूप में साहित्य से कैसे परिचय हुआ, ये चीजें थी। अब इस क्वेश्चन का आंसर जो हमारा गा वाला है ना, इसको आप अपने हिसाब से भी लिख सकते हो। क्वेश्चन क्या है? कला के प्रति लोगों का नजरिया पहले कैसा था, अब उसमें क्या बदलाव आया, ये बताइए। तो बच्चों चिंता मत करो, आपके लिए मैं एक ऐसी वीडियो बनाऊंगा जिसमें आपको मैं 10 ऐसे क्वेश्चन दूंगा आपके इन दोनों ही चैप्टर के, जिसमें से एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा। लिंक आई बटन में उस वीडियो का मिल जाएगा, तो जाके जरूर से देख लेना बच्चों। ठीक है, चलो अब वैसे तो आप चाहें इस क्वेश्चन का आंसर यहाँ से इजीली रीड आउट कर सकते हैं, ठीक है ना, कि कला के प्रति लोगों का नजरिया पहले कैसा था, अब बदला है। अब लोग जो है ना वो कला की अधिक कदर करते हैं। हाँ, ऐसा नहीं है कि लोग पहले भी कला की कदर नहीं करते थे, लेकिन ये सीमित थी। ठीक है, पहले राजा महाराजा, अंग्रेजी अफसर, ये इन्हीं की दीवारी की शोभा बढ़ाया करती थी, लेकिन आज कला, आर्ट और कलाकार, आर्टिस्ट, इनको सम्मान दिया जाता है। यहां तक कि अब तो शिक्षा में भी इसे एक अभिन्न अंग बना दिया गया है। आज यह है जीविका का मजबूत साधन है। देश विदेशों में कलाकार आज जा जाके इसके माध्यम से पैसा, नाम, दौलत, शोहरत सब कमा रहे हैं। आज आम आदमी भी कला में रुचि रखता है। वो प्रसिद्ध कलाकारों की जो कॉपीज होती हैं, फोटोज जो होती हैं, चित्रकारी, उनकी कॉपी को अपनी दीवारों पे लगाते हैं। इस आधार पे हम कह सकते हैं कि कला के प्रति लोगों का नजरिया अब पहले जैसा नहीं है, अब बदल चुका है उनका नजरिया। क्या है बदल चुका नजरिया? तो देख लो भाई, इस तरीके से बदल चुका है ना। ये चीजें थी। तो बच्चों चिंता मत करो, ये जब आपको मैं और भी 5 से 7 पेपर करवाऊंगा ना, तो सारे क्वेश्चन आपके पूरे हो जाएंगे और एक वीडियो दे दूंगा ना, तो सब आपका कंफर्मेशन हो जाएगा एक ही बार में। चिंता मत करो, ठीक है। ओके, तो इस तरह से प्यारे बच्चों आप सभी ने मेरे साथ मिलकर आज की इस वीडियो में क्लास 11th के अपने हिंदी यानी कि हिंदी इलेक्टिव, हिंदी ऐच्छिक के फाइनल के एग्जाम के लिए जो पहला वाला हमारा सैंपल पेपर है, इसके पार्ट 2 को पूरा कर लिया है। और आशा करता हूं बच्चों इस पार्ट 2 के अंदर हमने आपको जो खंड नंबर गा बताया है, ठीक है, एक तो अंतरा भाग 1 और अंतराल भाग 1, इसके जितने भी आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे वो आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। आपका अच्छे से यहाँ पे जो है सिलेबस का रिवीजन भी हो गया होगा, ठीक है, और जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो भी आपको पता चल गए होंगे। और पता है क्या है, ये तो केवल अभी पहला पेपर है। पहले पेपर से आपको इतना कॉन्फिडेंस तो मेरे हिसाब से बन गया होगा कि हाँ, अब हम जब तक 10 सैंपल पेपर सॉल्व करेंगे हमारी तैयारी 100 आउट ऑफ 100 पूरी हो चुकी होगी। ठीक है, तो आपके लिए हम जो 10 सैंपल पेपर करवा रहे हैं उसकी जो प्लेलिस्ट है वो आई बटन में आपको यहाँ पे मिल जाएगी, तो आप सारे बच्चे जरूर से चेकआउट कर लीजिएगा, कोई वीडियो मिस हो जाती है तो। बाकी आप सभी के लिए वीडियोस तो आते ही रहेंगी। मिलते हैं बच्चों आप सभी से अगले वीडियो में। आप सभी को ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को आप सभी एक प्यारा सा लाइक जरूर कीजिएगा। आप लाइक करेंगे तो हमारा मोटिवेशन बढ़ेगा, ठीक है। शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों में। कमेंट बॉक्स में आप मुझे अपना फीडबैक जरूर से बताएं। बाकी चैनल पे नए आ गए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट कर देना। सर कैसे ऑल पे सेट करना है, देखो मैं आपको बताता हूँ। जैसे ये चैनल है, आपने सब्सक्राइब किया, सब्सक्राइब करने के बाद में ये वाला जो है ना ऑप्शन ऑल बेल है ना, ऑल वाला, इस पे राइट क्लिक कर देना है आपको, बस हो जाएगा ऑल सेट। ओके, बाकी आप चाहें तो आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। तो चलो बच्चों मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में सैंपल पेपर नंबर 2 की वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।